जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करना एवं परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास के इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है परिणामी सदिश का दिशा ज्ञात करना एवं परिमाण ज्ञात करना। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। मैंने क्या बताया, हम लोग पढ़ेंगे परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग परिणामी सदिश का परिमाण ही ज्ञात कर लेते हैं और तत्पश्चात हम लोग परिणामी सदिश का दिशा ज्ञात करेंगे। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और यहाँ से अगर देखें तो एक वेक्टर बी है और इस दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है वह वेक्टर सी है। आप देख सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है और इसका जो है वो जस्ट अपोजिट है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, दो सदिश हैं और इसका परिणामी सदिश क्या है, वेक्टर सी है। जब हम इन सदिशों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जब हम इन सदिशों को मिलाते हैं तो परिणामी सदिश तो वेक्टर सी मिलता है और इसका एक अलग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो अलग कंस्ट्रक्शन में हमें मिलता है एक पॉइंट। जैसे इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, है ना। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पॉइंट P और S है, ये पॉइंट Q और S है और ये पॉइंट क्या है, R और Q है। और इन दोनों ही सदिशों के बीच का कोण यदि थीटा हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा परिणामी सदिश, अब ये हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अबाउट द फिगर लिख देते हैं कि ए और बी क्या है, ए और बी दो सदिश है, दो सदिश है जिसका परिणामी सदिश कितना है, जिसका परिणामी सदिश वेक्टर सी है। क्लियर है। अब इतना एक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम देखें कि ये वेक्टर ए है और हमें परिणामी सदिश वेक्टर सी का मान चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो ध्यान से समझिए कि अगर हमें परिणामी सदिश सी का वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या क्या है जो हमें अभी तक पता नहीं है। हमें वैल्यू क्यू एस का नहीं पता है और ना ही पी एस का पता है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। तो क्यू एस का वैल्यू कैसे मिलेगा और पी एस का वैल्यू, तो वो फिगर से ही अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान क्या है, पी एस, और कर्ण का मान क्या है, पी आर। तो पी एस का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, पी एस सेम टू सेम रखेंगे और बाई पी आर। तो अब देखा जाए तो ये हो गया लंब और बटा में कर्ण। तो पी आर जो लिया गया है ये यहाँ पर पी आर ना लेकर के हम क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। क्यों लेंगे पी क्यू, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा। इस सिचुएशन में हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम हम रखेंगे पी क्यू, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, और पी क्यू का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रखेंगे। ठीक है। और पी क्यू का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रखेंगे। तो ये देखो ये हो गया P और S, तो P और S का वैल्यू सेम टू सेम रहेगा और पी क्यू जो है वो कर्ण है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे, यानी पी क्यू का जो वैल्यू फिगर में दिया गया है वो रखेंगे। तो ये हो गया B और ये हो गया साइन थीटा। फाइनली हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें PS का वैल्यू चाहिए। सो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू मिला वो PS का वैल्यू मिला। अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए, QS का। तो अब QS का वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का काम कर रहा है QS और कर्ण का काम कर रहा है QP। फाइनली QS का वैल्यू हमें निकालना है, ये QS सेम टू सेम रहेगा और QP, तो Q और P का वैल्यू कितना है, B है, तो हम रखेंगे B और ये हो गया कॉस थीटा। सो QS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B कॉस थीटा। क्लियर है।
अब हमें परिणामी सदिश चाहिए सी का मान। तो परिणामी सदिश सी का मान कैसे मिलेगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पी और आर जो है वो कर्ण का काम कर रहा है, पी और एस जो है वो लंब का काम कर रहा है, और आर से एस तक का जो डिस्टेंस है वो आधार का काम कर रहा है। किसमें, तो समकोण त्रिभुज पी आर एस में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी आर एस में। किसमें, समकोण त्रिभुज पी आर एस में। तो क्या होगा समकोण त्रिभुज पी आर एस में, पी आर एस में अगर हम मान निकालें तो हमें मिलेगा पी आर स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर, तो ये हो गया लंब स्क्वायर, और जोड़ आधार स्क्वायर यानी आर एस का स्क्वायर, तो ये हो गया आर एस का स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब ध्यान देना, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर और प्लस आर एस स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर है तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये सी है, तो इसका परिमाणात्मक मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो पी और एस का वैल्यू कितना हमें मिला है, बी साइन थीटा, तो हम रखेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस आर एस है तो आर और एस का वैल्यू क्या रखेंगे, आर क्यू और प्लस क्यू एस रखा जाएगा। तो हम रखते हैं आर क्यू और प्लस क्यू एस का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आर क्यू है, तो आर और क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है फिगर में, ए दिया गया है, तो हम रखेंगे ए, और प्लस क्यू एस का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा, तो हम अब रखेंगे बी कॉस थीटा क्यू एस की जगह पर, तो क्यू एस की जगह पर रख दिया बी कॉस थीटा का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b के जगह पर b कॉस थीटा, तो ये हो गया 2ab कॉस थीटा। फाइनली आप देख सकते हो कि हमें वैल्यू क्या मिला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर जो गुणा में बी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर जो बी स्क्वायर है, इन दोनों को कॉमन कर देंगे, तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है, ए स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो जैसे ही हम बी स्क्वायर को कॉमन कर दिए तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे, तो बी स्क्वायर और इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, इसको पहले रखते हैं, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो बी स्क्वायर ही ना बचेगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का वैल्यू, क्योंकि सी जो है वह परिमाणात्मक मान व्यक्त करता है परिणामी सदिश के रूप में, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो अगर हम सी का मान निकालें तो सी बराबर हमें क्या मिलेगा, सी बराबर मिलेगा स्क्वायर, जब इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से ये जो सी है वह परिणामी सदिश के रूप में है, तो इसका मान हमें कितना मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन क्या केवल इतना ही मान चाहिए, अभी हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, साथ ही साथ हमें इस परिमाणात्मक मान का मान कब उच्चतम होगा ये ज्ञात करना है और कब निम्नतम होगा ये भी ज्ञात करना है, तो ये सब हम लोग ज्ञात करेंगे। और अगर मान लिया जाए कि परिणामी सदिश आर हो और दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी ना हो करके पी और क्यू हो, मैंने क्या बताया, यदि दो सदिश क्या हो, यदि दो सदिश वेक्टर p एवं वेक्टर q हो, वेक्टर p एवं वेक्टर q हो तथा इनका परिणामी सदिश वेक्टर r हो, तो अब देखो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश था और इसका परिणामी सदिश सी था, तो ये आ गया सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर परिणामी सदिश क्या आ गया, परिणामी सदिश इसका आर आ गया और पी और क्यू
दो सदिश आ गया। तो जब P और Q दो सदिश आ गया, तो जब A और B दो सदिश था तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आया। जब परिणामी सदिश C था तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आया। और जब P और Q हो जाएगा और परिणामी सदिश R हो जाएगा तो इस स्थिति में जो C है वहाँ पर R लिखेंगे और जो A B है वहाँ पर P और Q रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा C के जगह पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A के जगह पर P स्क्वायर, B के जगह पर Q स्क्वायर और ये 2AB कॉस थीटा की जगह पर 2PQ कॉस थीटा। तो ये जो है वह दो सदिशों के परिमाणात्मक मान की व्याख्या करता है व्यंजक, अर्थात दो सदिशों का परिणामी सदिश अगर हमें ज्ञात करना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है। क्लियर है? ये तो हो गया परिणामी सदिश। अब यहाँ पर बात आती है कि कब इस परिणामी सदिश का मान उच्चतम होगा और कब इस परिणामी सदिश का मान निम्नतम होगा, है ना। तो परिणामी सदिश का मान उच्चतम और निम्नतम कब होगा, मिटाने के लिए परिणामी सदिश का मान उच्चतम और निम्नतम कब होगा, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और अब जो है वो हम लोग कब इसका मान उच्चतम होगा और कब इसका मान निम्नतम होगा इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका उच्चतम और निम्नतम मान अब हम लोग देखेंगे। उच्चतम और निम्नतम मान देखने के लिए इसमें मेन चीज़ जो है वह थीटा का मान है। अगर थीटा का मान अधिकतम होगा तो अगर थीटा का मान अधिकतम प्राप्त होगा तो परिणामी सदिश भी अधिकतम प्राप्त होगा और अगर थीटा का मान निम्नतम प्राप्त होगा तो परिणामी सदिश भी क्या होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। तो अब थीटा का मान अगर रखने पर कॉस थीटा का मान अधिकतम प्राप्त होता है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस मान पर जो है वह कॉस थीटा का मान अधिकतम होगा और किस मान पर कॉस थीटा का मान निम्नतम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अगर यदि मान लिया जाए कि थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाए तो 0 डिग्री पर क्या होता है, सबसे पहला टर्म यही कि यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो इस सिचुएशन में R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू हमें तो मिल चुका है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस और थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, हमने क्या लिया है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये अलग फिगर है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, R इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ। अब हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, A प्लस बी के होल स्क्वायर पर चेंज कर सकते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये अलग बात है कि A का काम P कर रहा है और B का काम Q कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट P प्लस Q का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A के जगह पर P और B के जगह पर Q है। अब आप बताइए, ये अंडर रूट में है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट R इज इक्वल टू P प्लस Q। R का वैल्यू कितना आ गया, P और प्लस Q आ गया। ये जो R का वैल्यू मिला ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसका वैल्यू है, ये परिमाणात्मक सदिश का मैक्सिमम वैल्यू है P प्लस Q, यानी कि सबसे अधिकतम वैल्यू तभी मिलता है जब थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली कंटिन्यूसली जो है एकदम लगातार हम बताते जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी कट क्लिप आपको नहीं मिलेगा। और उम्मीद करते हैं एक दिन आप भी इसी तरीके से फिजिक्स को एकदम अच्छे से समझ जाइएगा। जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका फिजिक्स डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। क्लियर है? अब ये जैसे ही हमने R मैक्सिमम का वैल्यू निकाला तो हमें P प्लस Q मिल गया। और आपको भी पता है कि अगर टर्म हो और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा, क्योंकि जोड़ने पर महत्तम मान मिलता है, निम्नतम मान नहीं मिलता है। तो अब सिचुएशन ये आएगी एक जिसमें ये मान जो है वह माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कैसे होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर माइनस के मान पर चर्चा करना है तो आपको एक चीज़ लेकर के चलना होगा, थीटा का मान। और वो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान अब हम लेकर के चलेंगे 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना लेकर के चलेंगे, 180 डिग्री। और हमें क्या मिला है, परिणामी सदिश का मान R इज इक्वल टू मिला है हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और कॉस थीटा। फाइनली R इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
पी स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq और कॉस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री रख दिए। अब आपको पता है कि 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। 2pq और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे -1, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 2pq। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq मिला हुआ है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स कि हमने ए के जगह पर p ले लिया और b के जगह पर q ले लिया, तो हमें क्या मिला वैल्यू, हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये अलग बात है कि a के जगह पर p और b के जगह पर q है, तो हम रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर p और b के जगह पर q का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू, तो हमें r इज इक्वल टू जो मिलेगा वो वैल्यू होगा p माइनस क्यू का स्क्वायर है और अंडर रूट में है, तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू। फाइनली ये r का वैल्यू हमें मिला p माइनस क्यू। अब आप देख रहे हो और समझ भी रहे हो कि जब p और q दो वेक्टर हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जोड़ने पर ही अधिकतम मान मिलता है और घटाने पर क्या मिलेगा, निम्नतम मान मिलेगा। दैट मीन्स कि ये r मैक्सिमम है तो ये r क्या है, मिनिमम है। ये क्या है, सो हम लिख सकते हैं r मिनिमम इज इक्वल टू p माइनस क्यू, और ये r मिनिमम किस पर मिला हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं ये इतना टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब परिमाणात्मक सदिश का मान अधिकतम प्राप्त होता है अर्थात p प्लस क्यू प्राप्त होता है, और कब परिमाणात्मक सदिश का मान p माइनस क्यू प्राप्त होता है। क्लियर है। अब हम लोग जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो सदिशों के बीच की दिशा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैंने क्या बताया, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो सदिशों के बीच दिशा का ज्ञान किस प्रकार से होता है। तो दो सदिशों के बीच दिशा का ज्ञान हम लोग जानेंगे। थोड़ा इरेज करने में परेशानी हो रहा है, डस्टर नहीं है, व्यवस्था कर लेते हैं ठीक है, कि इसको अच्छे से मिटाया जा सके। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो में केवल परिमाणात्मक सदिश के परिमाण और उस परिमाणात्मक सदिश के परिमाण का मान कब अधिकतम होगा और कब निम्नतम होगा, केवल इसी पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।